हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज करियर वेव। जैसा कि हमने कल आप लोग को अपडेट किया था एएलपी के बारे में, तो इसमें बहुत सारे डाउट्स आप लोग के आए हैं और मैसेज तो पूछे ही मत कितने आए। तो दैट मीन्स कि ले दे करके आपके पास बहुत सारे डाउट्स थे, तो एक एक करके हर चीज के बारे में, यानी कि ये कंप्लीट वीडियो रहने वाला है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको इसमें आई थिंक एवरीथिंग वुड बी क्लियर्ड, कुछ बचे बचेगा नहीं आपको कि जिसमें आपको डाउट रह जाए। तो हर चीज हम बात करेंगे और बाद में चैप्टर नीचे लगा देंगे। तो आपको अगर कोई स्पेसिफिक चीज देखनी होगी, स्पेसिफिकली वहीं जाकर के डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक करिएगा, सीधे वही पॉइंट पे आप पहुंच जाएंगे। तो इतने सारे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे कि देखो, ये पहली बात तो ये है कि हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करने वाले हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज रिलीज हो गई है, कितने पोस्ट है, कितने होने चाहिए। तो नंबर ऑफ पोस्ट से ही शुरू करते हैं नोटिफिकेशन में। सबसे पहली बात तो यह है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गई है एंड नंबर ऑफ पोस्ट आर एग्जैक्टली द सेम, दैट इज 5696, यानी कि 5696 के आसपास में। तो कुल मिला के ये ऑफिशियल अब हो गई। लेकिन आपको बता दें कि लगभग उम्मीदतः 9000 के आसपास पढ़ाने की एक आशंका है कि 9000 तक हो जाएगा। इंक्रीज होने की संभावना पूरी तरीके से 9000 के आसपास एक्सपेक्टेशंस लगाए जा रहे हैं, जितने हमारे पास में अपडेट है। कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं 20,000, 30,000, कुछ 50 भी बोल दे रहे हैं। भावना में बहके उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। कैंपेनिंग का बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता इस गवर्नमेंट पे, पुरानी गवर्नमेंट्स पे पड़ता था। अभी की जो गवर्नमेंट है फिलहाल आपको पता ही है, राम में है, तो वो उसी में बिजी रहने वाली है। तो बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है कि उसमें कुछ देखने को मिले। लेकिन हाँ, कि बिना किए हार क्यों मानना, यानी जब तक संभावना है तब तक हम लोग को कैंपेनिंग या बाकी सारी चीजें या अपनी बात तो पहुंचानी चाहिए गवर्नमेंट तक। तो वो चीज आप करेंगे भी और हम भी साथ देंगे। देखते हैं, टीचर्स का एक सेक्शन बन रहा है, उसमें इन्विटेशन भी आया था। तो कई सारे टीचर्स मिलकर के बात कर रहे हैं कि अपने स्टूडेंट्स को आप इस दिन को, अभी डेट फाइनल नहीं हुई है, तो उसमें बात हो रही है कि उस दिन को हम लोग क्या करेंगे, एक ट्विटर कैंपेन अपने बच्चों से बोलेंगे और खुद भी उसमें फॉर्मेट बना करके देंगे कि इस तरीके से हैशटैगिंग करके करनी है। तो लेट्स सी क्या होता है उसमें, और आप लोग भी करके करिएगा, मतलब उसमें जरूर हाथ बताइएगा। सेकेंडली, अगर आप नहीं भी इस एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं तब भी जरूर इसका हिस्सा बने, क्योंकि देखिए बात ये होती है कि कोई बच्चा अगर कहीं प्लेस हो जाता है तो आपका कंपटीशन कम होगा नेक्स्ट वाले एग्जाम में। अदरवाइज में अगर वैकेंसी इसमें नहीं आया, आपने सोचा कि मेरा ट्रेड नहीं है इसमें, मैं क्यों जाऊं, क्यों मैं इसके लिए कंपेन करूं, नहीं, एक मैसेज करने में कुछ नहीं जाता। कोई भी एग्जाम हो, कोई भी नोटिफिकेशन हो, वैकेंसी हो, उसमें आपको जरूर आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि बहरहाल देश आपका है, लोग आपके हैं और अपने आप में भी आपका फायदा हमेशा रहने वाला है। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो हो गई नोटिफिकेशन की। इसमें हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी, 12th डिप्लोमा, ITI, BE, BTech के सब क्या इसमें चोचले हैं जो कि बहुत चर्चा में बने हुए हैं। सैलरी क्या रहती है लगभग, क्योंकि 19,900 तो नहीं है ना, इतने कम सैलरी पे कौन काम करेगा। एग्जाम का पैटर्न, एज रिलैक्सेशन, वैकेंसी इंक्रीज होगी कि नहीं, जो कि ऑफकोर्स होनी है। तो सिलेबस क्या है, CBT 1, 2 कैसे होता है, CBAT क्या होता है, DV मेडिकल की बात करेंगे, वेटेज की बात करेंगे, कौन से कितना वेटेज रहता है, सिलेक्शन प्रोसेस, DV, और प्रमोशंस की भी बात करेंगे। और बहरहाल लगभग एक ALP ज्वाइनिंग के टाइम पे लगभग कितना कमाता है, एक इसकी भी बात हम लोग कर लेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो ये आपकी नोटिफिकेशन है जो कि आज रिलीज हुई है। इस तरीके से देखिए, लोको पायलट का फोटो बढ़िया बनाए हैं और ये अपने सारे सेंटर्स जो हेडक्वार्टर्स हैं उनके बारे में बात करी गई है। और यहां शुरू करते हैं। देखो, पहली बात तो ये है कि कल से आपके एप्लीकेशन शुरू होंगे। दैट मींस द एप्लीकेशन फिलिंग विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। कौन अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी पे भी आते हैं। पहले बस ध्यान रखनी ये बात कि कल से आप फॉर्म भरेंगे। कब से भरेंगे? कल से आप फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट जो होगी 19 फरवरी को 23:59 पे होगी। कितने साल के लोग, सबसे पहली दिक्कत ये है एज क्राइटेरिया। हम आपको बता दें 18 से 30 साल तक के युवा एलिजिबल हैं। अगर आप 94 में पैदा हुए तो आप उसके बाद पैदा हुए हैं तो आप एलिजिबल हैं। 1994 के सारे कैंडिडेट्स, लगभग हमको लगता है फरवरी के बाद वाले सारे कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। मैं भी देख लूंगा कितना है, डेट आगे दिखाएगा। तो दैट मींस कि 94 अगर आप पैदा हुए तो मतलब 18 से 30 साल इसकी एलिजिबिलिटी है ओपन कैटेगरी यूआर के लिए। क्लियर रहेगी इतनी बात। नेक्स्ट थिंग यहां पे देख लीजिए, पोस्ट यही है लेवल 2। इनिशियल पे जो होती है 19,900 ये स्केल पे रहती है। ये मान के चलिएगा कि इन हैंड सैलरी लगभग 35 से 40,000 के बीच में बनती है। बहुत सारे अलावेंसेस मिलते हैं। प्लस आपको ध्यान रखना है कि ALP रास्ते में बदल नहीं जाता है, थोड़ा टाइम मिल जाता है, कई बार ओवर टाइम करना पड़ता है। तो मान के चलिएगा कि ग्रॉस सैलरी ये नहीं है, ग्रॉस सैलरी इससे कहीं ज्यादा मिलती है, यानी 35 से भी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि ओवर टाइम करना पड़ जाता ही है। रूट आपको एक क्लियरेंस रूट रहता है। कई बार आपको पता होगा कि जितने आपकी पोस्टिंग कहाँ होती है, लगभग मोस्टली मालगाड़ी पे होती है और आपको पता है कि इसका क्लियरेंस तुरंत नहीं मिलता है। तो जो रूट आपका 12 घंटे का असाइंड है और आप ही एकमात्र उस पर असाइन किए गए हो ट्रेन पे, वो 12 घंटे से कब 20 घंटे हो गई, 24 घंटे हो गई, इसका फर्क नहीं पता नहीं चलता। और इसमें अब क्योंकि दूसरा असाइन नहीं है तो लेके आप ही को पूरा जाना पड़ता है, तो ओवर टाइम ऑफकोर्स हो जाता है। तो उसके लिए कुछ लीव्स, पर्क्स, अलाउंसेस अलग से मिल जाते हैं। तो बहरहाल 40 प्लस तो बनता ही है स्टार्टिंग में, और समय के साथ में प्रमोशंस, इंक्रीमेंट्स कई सारे इसमें लगते हैं अलग अलग स्टेजेस पे जा करके। और फिर जब आप पैसेंजर्स तक पहुंचते हैं, 10 से 12 साल की जर्नी करने के बाद में आप इस जगह पहुंचते हैं कि आपकी सैलरी जो होती है लाख क्रॉस कर जाती है। दैट मीन्स बड़ी रिनाउंड एक जॉब बनती है।
बी बीटेक वाले सोचते होंगे कि हमारे से लोअर जॉब है, क्यों अप्लाई करें, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको अप्लाई करनी चाहिए। और आपको पता होगा, जितने एग्जाम की मैं तैयारी कराता हूं, खुद अप्लाई करता हूं, आप लोग को साझा भी करता हूं कि क्या रहा, कैसा रहा, और जो लोग यहाँ आते हैं उनको दिखाते भी हैं कि देखो इस तरीके से हमने एग्जाम दिया था, ये चीजें हैं, तो देना चाहिए आपको। और अगर हो सकेगा तो हम भी इस पर जरूर अप्लाई करेंगे, मतलब अपने यहाँ सारे स्टाफ लोग अप्लाई करते हैं, डिफिकल्टीज तो खास करके अप्लाई करवाते हैं हम। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम लोग पैटर्न वो हर चीजें बढ़िया समझेंगे। फिलहाल इतना ही समझिए कि इसकी सैलरी जो होती है अच्छी खासी होती है स्टार्टिंग में गवर्नमेंट जॉब में, और रेलवे डिपार्टमेंट खास करके आपको बहुत सारे पर्क्स अलग से मिल जाते हैं, यानी ट्रैवल अलाउंसेस कितने सारे मिल जाते हैं, आप पूरा फैमिली ट्रैवल कर रहा, कोई विशेष दिक्कत नहीं होती। मतलब जो भारत की दशा है, रूल रेगुलेशन में, लॉज में मत जाइए, सीधे सीधे बात करेंगे तो आप देखेंगे कि अगर कोई भी स्टाफ का मेंबर होगा तो उसके लिए ट्रैवल हमेशा के लिए फ्री हो जाता है, लगभग लगभग क्या हरदम फ्री ही रहता है। फैमिली भी ट्रैवल करती है, बहुत सारे पर्क्स अलग से लेती है, कई सारे ट्रेन जिसमें वो ड्राइविंग कर चुका होता है उसके साथ में इतना बढ़िया तालमेल हो जाता है कि बहुत सारी सुविधाएं अलग से मिल जाती हैं। और सामान वगैरह भी जब एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो जाहिर सी बात है कि कुल मिला के 3-4 लोगों का स्टाफ होता है, यानी 2 पायलट्स में हो गए, एक गुड गार्ड, यानी 3 लगभग रहेंगे, कभी कभी 4 रहते हैं। 4 लोग मिलकर के सोचो इतनी लंबी जर्नी कर रहे होते हैं तो आपस में बड़ा तालमेल, बड़ा इंजॉइंग टाइप का नेचर हो जाता है। बीच में रास्ते में जहां भी ट्रेन रुकती है वहां पे खाना वाना बना रहे हैं, पानी रख रहे हैं उसमें, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन की तरह तो है नहीं, बहुत सारा पानी लोडेड है, तो बहुत सारा एक तरह से एक्साइटिंग एडवेंचरस जर्नी हो जाती है। और जब जब 1 साल 2 साल बाद रूट बदलती है तो अलग लेवल का मजा आता है और सम्मान ऑफ कोर्स मिलता ही है। और प्लस अगर आप मान लीजिए इससे बड़े जर्नी में जाना चाहते हैं तो बहुत आराम से इसमें प्राइवेट बहुत बढ़िया से कर सकता है आदमी। तो होता क्या है कि आप एक समय बाद अलग जॉब में भी स्विच कर पाएंगे और सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट एक बेहतरीन तरीके से तो रहता ही है। ठीक है, आइए अब और बात करते हैं इसमें। इंस्ट्रक्शंस में एलिजिबिलिटी की बात करेंगे अभी आगे। और देखो एज जो है 1 जुलाई यानी 1 जुलाई जो है 2024 तक उस डेट को काउंट होगी, अभी नहीं, उस डेट को काउंट होगी। 18 से 30 साल, 18 से 28 हमने कल बताया था तो उसको ओमिट कर दीजिएगा, अभी 18 से 30 साल हो गया है। ठीक है, जो ऑफिशियल आई है 18 से 30 साल, तो मुझे लगता है मेरे सारे जितने भी स्टूडेंट होंगे सभी इसमें एलिजिबल होंगे, है ना। तो मैं आपसे कहता हूं कि आप भरिएगा जरूर, अभी हम एलिजिबिलिटी बताएंगे कौन कौन इसमें भर सकता है। ठीक है, और इसमें क्या बात करनी है, देखो CBT 1 CBT 2 अभी आगे और आएगा, ये समझा करके एक बात होगी। तो ध्यान रखना है कि CBT 1 होगी, CBT 2 होगी, फिर उसके बाद में आपका CBAT होता है, फिर उसके बाद में आपका एक DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट में A1 क्लियरेंस चाहिए होता है, उसमें भी बात हम करेंगे क्या क्या चीजें होंगी। नाउ जनरल टर्म्स की बात कर रहा है, ये सारी चीजें ये सब आप पढ़ेंगे कायदे से, ठीक है, कि किस तरीके से आपका फॉर्म भरना है, कि अगर आप कहीं भी किसी PSU या किसी एग्जाम में बैठे हैं और उन्होंने डिवाइड कर रखा तो आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आपके आसपास आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है या साबित हो चुका है कभी, तो भी आप इसमें एलिजिबल नहीं, मतलब वही गवर्नमेंट जॉब की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पे लागू होंगे। अगर आपने कोई भी चीज लीगली बदलवाया है तो उसके लिए आपको एफिडेविट के भी बाद में उपलब्ध, खैर अभी फिलहाल में एग्जाम दीजिएगा, बाद में जब DV की बात आएगी तो हम आपको गाइड कर देंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट कैसे कैसे करने हैं। सिग्नेचर जो होगी वो कैपिटल लेटर में कोई नहीं करेगा, इवन किसी भी एग्जाम में आप भरिए, कुछ ही बच्चे ऐसे हैं जो कैपिटल लेटर में असाइनमेंट मार देते हैं, मत करिए। रनिंग हैंड स्टाइल में, एकदम रनिंग हैंड राइटिंग में आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए, और ब्लैक हमेशा ध्यान रखिएगा, ब्लैक में ही आपको करनी है। और देखिए वैकेंसी जो होंगी इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती हैं, और जो रिफंड है उन्हीं को मिलता है जो फर्स्ट एग्जाम एक्चुअली में दे चुके होंगे। ठीक है, तो उनको जो एक्स्ट्रा अमाउंट आप दे रहे होते हो वो रिफंड हो जाता है, लगभग 400 के आसपास आई थिंक रिफंड हो जाता है। तो CBT 1 में अपीयर होना अनिवार्य है। राइट टू अपॉइंटमेंट रहेगा। फिर पोस्टिंग जो होगी ये कहीं भी आपका जितने भी स्टेब्लिशमेंट है उसमें से कहीं भी कर पाएगी, उसमें आपका कंट्रोल तो नहीं रहता। फ्री ट्रेन ट्रेवल फैसिलिटीज केवल SC/ST को है, अगर वो इन्फॉर्म करते हैं तो उनको ट्रैवल अलाउंसेस दिए जाते हैं अगर 80 किलोमीटर से ऊपर की जर्नी रहती है। लेकिन हमें नहीं लगता कि बहुत ज्यादा लोग इसको क्लेम करते होंगे, और फिलहाल उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। एडवाइस किया गया है, ये हेल्पलाइन है, ये फोन नंबर है, इस पे आप बात करके कुछ चीजें और अगर डाउटफुल लग रही है तो उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, मेडिकल फिटनेस टेस्ट में उन्होंने बताया है, अब यहां से बात करते हैं। मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगी A1 होनी चाहिए, 6/6 विजन, मतलब एक A1 लेवल की विजन होनी चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। अगर आपने लेजिक लेजर करवाया है तब भी आप इसमें एलिजिबल नहीं है। चश्मा लगाते हैं तब भी आप इसमें एलिजिबल नहीं है। A1 क्लास की आपको मेडिकल फिटनेस चाहिए। A1 क्लास समझ रहे हैं, कोई भी इंजरी या वैसा कुछ नहीं होना चाहिए, कोई क्रोनिक डिसीज भी नहीं होना चाहिए। आमतौर पे एक मेडिकली फिट इंसान इसमें चाहिए। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये कई लोगों जगहों पे हम देख रहे हैं बड़ा मिसमैच तरीके से बताएं, लेकिन समझ लीजिएगा A1 फिटनेस का मतलब होता है हर हाल में व्यक्ति फिट एंड फाइन है। अगर वो हैंडीकैप्ड है तो हैंडीकैप्ड कोटा लगा रहा हो, ऐसा अगर है तो चल जाएगा। अदरवाइज में अगर कोई भी विकलांगता है, कुरूपता है, तो उसके लिए यहां पे दिक्कत हो जाती। तो UR कैटेगरी में नहीं, वो अपने ही कैटेगरी से भरना चाहे तो उसको क्लेम कर सकता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, फिर देखिए यहां पे सारी चीज समझाई गई हैं कि इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, भूटान का पूछता है, एज लिमिट जो है 18 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। अब देखिए
SC/ST कैंडिडेट जो हैं उनके लिए रिलैक्सेशन साल कितना है 5 यानी 35 साल तक, और जितने भी OBC नॉन क्रीमी लेने वाले हैं उनको 3 साल की छूट मिल जाएगी यानी 33 साल तक। फिर उसके बाद एक्स सर्विसमैन जो हैं अगर ओपन और EWS के हो तो वो 3 साल, OBC NCL 6 साल और SC/ST है तो उनको 8 साल तक की छूट मिल जाती है, यानी इतना दिन का वो एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं। खैर वो सब सारी चीजें आप पढ़ेंगे हमें। और फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं अगर विडोड हैं यानी कि विधवा हैं या डाइवोर्स कर दी गई हैं, तलाकशुदा हैं या जुडिशली मतलब कानूनी रूप से सेपरेट करी गई हैं, मोस्टली जैसे वायलेंस वगैरह के केस में, तो ऐसे में उनको एज रिलैक्सेशन ओपन को 35 साल, 38 साल और 40 साल मिल जाती है। यानी मैरिड के लिए भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है अगर वो सेपरेट हो गई बाद में किस तरीके से भी। तो ठीक है, ये सब आप बढ़िया से पढ़िएगा, इसमें खासा वो नहीं है, बस इतना समझना 28-23 साल। और देखो UR अगर आप 2 जुलाई 1994 के बाद पैदा हुए हैं, 2 जुलाई 1994 या उसके बाद पैदा हुए हैं तो आप इस नौकरी में एलिजिबल हैं। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू गाइस, हमें नहीं लगता एक आध दो को छोड़ दिया जाए, सभी के सभी ओपन कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, ओपन कैटेगरी वाले जो 94 में सन 1994 में पैदा हुए हैं 2 जुलाई के बाद वो एलिजिबल हैं, और सभी लोग एलिजिबल होंगे मोस्टली। बाकी SC/ST OBC जो हैं वो उसके पहले भी एलिजिबल हो जाएंगे। OBC जो है 91 से और 2 जुलाई SC/ST 89, लगभग सारे लोग एलिजिबल हो गए। अब एक लोअर लिमिट भी दी हुई है कि 2006 है ना, उसके बाद वाले एलिजिबल नहीं होंगे, मतलब 18 साल तो एटलीस्ट आपकी एज होनी चाहिए ना। फिर देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यहां क्वालिफिकेशन समझाई गई है। यहां पैसे की बात करिए, पहले पैसा देख लेते हैं कि आपका जो फीस होगा वो 500 रुपए UR EWS के लिए और 250 रुपए किसके लिए, एक्स सर्विसमैन SC/ST या फीमेल या ट्रांसजेंडर माइनॉरिटी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास EBS और EWS। तो ध्यान रखना है कि ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट कैटेगरीज मेंशन बिलो, कौन कौन से, ST/ST, एक्स सर्विसमैन, फीमेल कैंडिडेट्स ध्यान रखिएगा, माइनॉरिटीज, ठीक है, और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास EBC, कॉजन कैंडिडेट EBC शुड नॉट बी कंफ्यूज विद OBC और EWS, ठीक है। और ये 250 साल भी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस एप्लीकेशन ऑन अपीयरिंग इन द फर्स्ट स्टेज। अगर आप CBT 1 में अपीयर होंगे तो ये 250 बैंकिंग चार्ज काट करके रिफंड कर दिए जाएंगे आपको, मतलब ऑलमोस्ट फ्री ही है। और इसमें देखो अगर 500 का ये फॉर्म है तो इसमें से 400 रिफंड हो जाएगा आपका अगर आप CBT 1 में अपीयर हो जाएंगे एटलीस्ट, तो हालांकि 1 आध साल लग जाता है उसमें। नाउ मोड्स ऑफ पेमेंट होंगे ऑनलाइन, फिर उसके बाद माइनॉरिटी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को समझाया गया है कि ये सब आप जानते होंगे। रिफंड ऑफ द एग्जामिनेशन फीस जो आपका अकाउंट है उसी सब में होगा। वेरिफिकेशन का, वर्टिकल रिजर्वेशन की बात करी गई है, ये सब हमारा मुद्दा नहीं है आज का, आगे बात करेंगे कि कितनी जमीन इसमें होनी चाहिए। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करी गई है। फिर इसके बाद में हम आते हैं NOC फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉयर। अगर आप अपनी कहीं भी एक्सपीरियंस शो करते हैं तो आपको वहां से क्या होगा, NOC आपको अभी यानी फॉर्म भरने से पहले या फॉर्म भरने नोटिफिकेशन के एंड होने तक आपके पास में वहां का NOC अवेलेबल होना चाहिए, बाद का नहीं, उसी टाइम का होना चाहिए, ठीक है, इसी बात ध्यान रखनी है। हालांकि गवर्नमेंट जॉब है, थोड़ा बहुत चल जाता है, एडजस्ट कर लेते हैं वो लोग, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि इसी टाइम में नोटिफिकेशन ड्यूरेशन के टाइम पे ही आप अपने सर्टिफिकेशन सारी लास्ट डेट से पहले आपके सारे सर्टिफिकेट OBC हैं तो अपना सर्टिफिकेट रिन्यू कराए हो, यानी इसी फाइनेंशियल ईयर की हो और इस नोटिफिकेशन के एंड होने से पहले की हो, ठीक है, ये चीज ध्यान रखें। SC/ST कभी की हो चलता है, ठीक है, ये होनी चाहिए। सेकेंड थिंग क्या है कि अगर आप मान लीजिए किसी PSU में है, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में है, तो आप मेंशन करे हो या ना करे, आपको मेंशन करना है अपना एक्सपीरियंस एंड NOC भी प्रोड्यूस करनी है। प्राइवेट जॉब के लिए रहता है कि आप मेंशन ही ना करिए, अगर मेंशन करते हैं तो आपको बताना पड़ेगा। देखो यहां पे रिक्रूटमेंट का प्रोसेस 5 चरण का है, जिसमें पहला है CBT 1, दूसरा है CBT 2, तीसरा है CBAT, चौथा है DV और पांचवा है मेडिकल एग्जामिनेशन। CBT 1 जो होती है 75 नंबर की होती है, ये होती है 175 नंबर की, ये होती है 70 नंबर की, और फिर DV हो जाती है और फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाता है। ध्यान रखना है कि अभी सबके नंबर वाइज हम लोग आगे देखेंगे चार्ट बना करके कि कितना कितना है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट इज CBT 1 की बात करते हैं। CBT 1 जो होगी वो स्क्रीनिंग एग्जाम है, यानी इसका इवैल्यूएशन में नहीं जोड़ा जाता अंक, पहली चीज ध्यान रखिए। लेकिन CBT 2 में क्वालिफाई होंगे बेस्ड ऑन देयर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स एंड मेरिट, इसी मेरिट के हिसाब से आप नॉर्मलाइज होकर के 15 गुना बच्चे लगभग बुलाए जाते हैं CBT 2 में 15 गुना लगभग बुलाए जाते हैं, ये कहीं लिखा भी होगा, ये देखते हैं। CBT 1 देखो यहां पे मार्क्स CBT 1 का पहले एग्जाम का काउंट नहीं किया जाएगा, जब फाइनल पैनल बनेगा, जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी फाइनल वाली, उसमें CBT 1 का नंबर नहीं जोड़ा जाता। लेकिन हाँ क्वालिफाई करना है तभी आप CBT 2 में पहुंचेंगे।
15 गुना बच्चे ही बुलाए जाएंगे, यानी कि 15 × 75 यानी 80,000 के आसपास बच्चे, मान लीजिए 80-85,000 के आसपास बच्चे बुलाए जाएंगे। तो इतना टैलेंट होगा ही आप लोग सभी लोगों के पास कि आप उसमें तो पहुंचेंगे, मुझे इतनी उम्मीद है। ठीक है, खैर अब पैटर्न देखिए, ड्यूरेशन कितना होता है, 60 मिनट का होता है। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं, 75, मैक्सिमम मार्क 75। एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, 1/3 की देखो नेगेटिव मार्किंग होती है। और मिनिमम पासिंग परसेंटेज फॉर एलिजिबिलिटी जो है मिनिमम, अगर मान लो कट ऑफ डाउन भी जाए तब भी कम से कम ओपन कैटेगरी 40%, ओबीसी 30, SC ST 30, ST जो है 25, इतना परसेंट तो वो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन है। अगर मान लीजिए 10 ही बच्चे बचे ST के, तो ऐसे मान लीजिए नेगेटिव में जा रहा नंबर, तब भी वो एलिजिबल नहीं होंगे अनटिल अनलेस कि अपना मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तो सस्टेन कर रहे हो। फिर मेरिट में जितना आते हैं वो ये नहीं समझना है कि बस 40% ले आएंगे हो जाएगा, नहीं, मेरिट लिस्ट बनती है इसकी। इसका मतलब ये है कि आपको मैक्सिमम नंबर गेन करने हैं। ठीक है, द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन इन CBT 1 जो होगी वो एजुकेशनल स्टैंडर्ड ऑफ मिनिमम टेक्निकल क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब फॉर द पोस्ट, क्वेश्चन ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप। अब देखो इसमें क्या क्या आता है, देखो एक तो आता है एप्टीट्यूड, एक आता है मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग, और तीसरा आता है जनरल साइंस, और चौथा आता है जनरल अवेयरनेस। ठीक है, ये 4 पार्ट्स में आते हैं, एकदम पुराना वाला पैटर्न के हिसाब से ही। नंबर सिस्टम, बॉड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM SCF, हमें लगता है कॉमन कैडर में सब सारी चीजें आप पढ़ चुके होंगे। परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड, सारे टॉपिक्स देखो वही है। मेंटल एबिलिटी में देखो एनालॉजी, अल्फाबेटिकल एंड नंबर, ये एक एक चीज आपने पढ़ रखी है पहले से, तो आपको टेंशन विशेष लेने की जरूरत नहीं है। जनरल साइंस में जो होता है 10th स्टैंडर्ड का होता है, और अपना जो क्राइटेरिया रहा, जो अपना मास्टरी रही, एक्सपर्टीज रही है मोस्टली सारे एग्जाम्स में पढ़ाने की वनडे वाले में, वो जनरल साइंस ही रही है। तो इसमें मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से आपको हम गाइड कर सकते हैं। जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस ये हम स्वयं आपको गाइड कर देंगे। रीजनिंग और मैथमेटिक्स आपको सूरज सर और देवांश सर आपको गाइड कर देंगे। मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग आपको गाइड कर सकते हैं इसमें, और अच्छे स्कोर के साथ में। CBT 2 की अगर बात करें, CBT 2, अच्छा एक चीज और बता दें आपको, वैसे ज्यादातर लोग नहीं बता रहे हैं, लेकिन इस बार लेवल ऑफ क्वेश्चन थोड़े बदलने वाले हैं। और थोड़ा सा मैं आपको अभी तो नहीं, लेकिन कम से कम 5-10 दिन बीतने दीजिए तो हम आपको बताएंगे कि लेवल ऑफ क्वेश्चन किस तरीके से इस बार रहेंगे। थोड़ा सा बदलाव इस बार पेपर में देखने को मिलेगा। तो जितने लोग प्रिपेयर्ड रहेंगे उन लोगों को तो आइडिया है। वैकेंसी भी आपको बता दें कि अभी तो वैसे दिख रही है 5600 के आसपास, लेकिन 9000 तक की एक्सपेक्टेड की जा रही है। जो डिपार्टमेंटल या हमारे पास जितने सोर्सेज होते हैं उस हिसाब से जो न्यूज है 9000 के आसपास पद है। और आपको आइडिया होगा कि मोस्टली अगर सक्सेस रेशियो पहचानोगे तो शायद नहीं बता पाओगे उतना, लेकिन हाँ फेलियर रेशियो अगर हमारा चेक करोगे तो मोस्टली 1 या 2 बार हार्डली अभी इतने न्यूज में से कभी आपको ऐसा लगा होगा कि डाउटफुल रहा होगा या गलत हुआ होगा। अदरवाइज सारे न्यूज अपने सही रहते हैं, तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं। फिलहाल एक्सपेक्टेशन तो जो प्रेडिक्शन है वो प्रेडिक्शन ही होती है ना, 100% गारंटी तो कोई ले नहीं सकता। लेकिन जो न्यूज है उस हिसाब से 9000 पद के आसपास, मतलब अच्छा पद है, ऐसा नहीं है। आप कैंपेन और इन सब के चक्कर में परेशान मत होइएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, बाकी वो तो करना ही है, वो तो आपका हक है, उसके लिए लड़ना ही है। लेकिन हाँ ये चीज का आपको ध्यान रखनी है कि इतने भी पद कम नहीं होते। आप तो हमारे साथ में रहे, हम लोग तो फाइट करते हैं 100 पद, 200 पद, 300 पद, 237 पद के लिए हम लोग कितना बम्पर फाइट कर रहे थे कॉमन कैडर में। और यहाँ तो खैर अच्छी खासी वैकेंसी होती है, तो हम लोग के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग नहीं है। चैलेंजिंग होती है बहुत ज्यादा वीकर स्टूडेंट्स के लिए, जिनको वर्क करना पड़ेगा। अगर वो इस चैनल से जुड़े होंगे तो उनको काम भर का लेवल मिल चुका होगा और काफी आगे आ चुके होंगे, और नहीं जुड़े होंगे, नए होंगे तो शायद इस एग्जाम में आ भी जाएंगे। लेकिन जो बाकी प्लेटफॉर्म से जुड़े रहते हैं मोस्टली उनमें थोड़ी सी चैलेंज की इशू आती है कि वो उतना नहीं टैकल कर पाते। लेकिन मुझे आप लोगों से खासा उम्मीद ये है कि अगर आप लगे रहे। अच्छा, कुछ हमने स्कीम भी बनाई है एग्जाम्स के लेकर के, किस तरीके से हम लोग पैटर्न करने वाले हैं, उसका भी एक वीडियो डालेंगे। और मुझे लगता है कि वो रिवोल्यूशनाइज करेगा हम लोग का ये जो एजुकेशन का फॉर्म है। यानी इस बार हम लोग थोड़ा सा कुछ और ट्रिक भी अपना रहे हैं ताकि आपको मैक्सिमम रिजल्ट हम दे पाए हर बार की तरह। और न्यूज के लिए भी हमने कुछ कोशिश ऐसे करी है कि जो न्यूज हमारे पास में है ऑथेंटिक रहें, यानी उसमें गलती जो संभावना अभी बन रही है 1% की बन जाती है वो भी ना बने। इसके लिए भी हमने कुछ सेटअप बनाए हैं, हम आपसे चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर आप उस पर सलाह दीजिएगा कितना तक है। कुछ हद तक ऐसा ना हो कोई चीज इलीगल बन जाए, लीगलिटी में रह के, दायरे में रह करके जितना हम लोग कर पाएंगे उतना करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, जो कुछ भी न्यूज होगी आगे से वो हम कोशिश करेंगे कि जैसे अपने पेड बच्चों को दें, क्योंकि फ्री में जब यूट्यूब पे कोई चीज बोली जाती है तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट पहले देखने को मिलता है, पॉजिटिव तो बहुत दिन बाद। जैसे अभी ATC में भी हम लोगों ने इसे बताया आपसे कि भाई 11th आएगा, ये आएगा। हमने बूस्टर सेशन में लगातार 4 दिन खाली 11th पढ़ाया और बताया इतना ही पढ़ लेना काम बन जाएगा। पर ज्यादातर लोग अगेंस्ट में रहे, कुछ तो रिफंड ले लिए थे उस चक्कर में कि भाई हमको पढ़ना ही नहीं आपसे। लेकिन बाद में आपने देखा कि वही क्वेश्चन एग्जैक्ट पैटर्न पे, एग्जैक्ट लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो बात ये होती कि अगर वही चीज हम अपने पेड बच्चों को खाली बताते तो उससे क्या होता कि पेड बच्चों में एक भरोसा और बन जाता। फ्री में क्या हुआ, गाली ज्यादा पड़ी और उस बंदे ने पढ़ा भी नहीं। तो कुछ लोगों को फायदा नो डाउट हुआ ही होगा, लेकिन ज्यादातर लोगों को हुआ नहीं। तो आप कैरियर वेव टीम में जुड़े रहिएगा। मेंबरशिप जैसे अपने
किसी भी तरीके से आप जुड़े हैं, अगर कहीं भी आपने अपने प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर कर लिया, कुछ भी एक चीज आपने कहीं परचेज किया, 12 रुपए का एफकेट का कोर्स ही परचेज कर रखा है, तो आप कंसीडर कर जाएंगे कि अपनी फैमिली के हैं, CWN है, तो हम लोग उसको शेयर करके रखेंगे उसमें न्यूज, ठीक है। खैर वो तो बात की बात है, पहले इस पे आते हैं। सेकंड स्टेज में देख लीजिए, शॉर्ट लिस्टिंग जो होगी CBT2 की, वो RRB वाइज, कम्युनिटी वाइज, एज पर द नॉर्मलाइज्ड मार्क एंड मेरिट इन CBT1, इसमें शॉर्ट लिस्ट करे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो होंगे 15 गुना, कितने होंगे? 15 गुना। जो मैं सर्कल कर रहा हूं इसको बाद में आप जरूर देखिएगा, इस सर्कल वाला पॉइंट पार्ट आपको ज्यादा ध्यान देना है। 15 गुना लोग इसमें बुलाए जाएंगे इस वाले में। हाउएवर रेलवे रिजर्व द राइट टू इंक्रीज और डिक्रीज द लिमिट, अभी ये लिमिट भी बढ़ा सकते हैं। फाइनल पैनल फॉर ALP विल बी पेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट ऑफ द कैंडिडेट ऑफ CBT2 और CBAT। CBT2 और CBAT के आधार पर ही फाइनल मेरिट बनेगी, CBT1 काउंट नहीं किया जाएगा। नाउ पैटर्न ऑफ CBT2, CBT2 में 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए ऑलमोस्ट लगभग 99% वही रहेगा जो पार्ट ए था, मतलब जो CBT1 था, और जो पार्ट बी रहेगा इसका वो थोड़ा सा टेक्निकल रहता है और जबरदस्त तरीके का रहता है। अपने पास मतलब एक बैच चला करता था, कोई ट्यूबवेल या मैकेनिकल ऑपरेटर करके आया था 2020 में, तो उसमें हमारे पास कुछ बच्चे रहे होंगे, आई थिंक 20-22 के आसपास थे, ऑफलाइन बैच था। तो मैंने एक चीज नोटिस किया था कि जितना जिस हिसाब से हम लोगों ने उसमें तैयारी करी थी और लगभग ऐसा देखने को मिला था पेपर में, उसी लेवल का क्वेश्चन दिखा था। नो डाउट 1 घंटे क्लास उसमें 2 घंटे हुई थी, हमने एक्स्ट्रा चीजें बताई थी। बहादुरी तब होती है जब आप चीजों को कंसाइज करते, जैसे ATC में हम लोग बहुत बड़ा सिलेबस कंसाइज कर देते हैं, फिर उसमें से फंसता है तो उसमें क्रेडिबिलिटी आती। यहाँ पे क्या होता है, सिलेबस इतना रहता है लेकिन पढ़ना इतना पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन ज्यादा है, लोग ज्यादा हैं, तो वो मेहनत करनी पड़ेगी। तो पहले से हम सॉरी बोल दे रहे हैं क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा बढ़ेगा, थोड़ी चीजें एक्स्ट्रा आपको पढ़नी पड़ेंगी उसमें, ठीक है। दूसरा एक चीज और आपको बता दें कि ज्यादातर प्लेटफॉर्म्स में हमने जैसे आप जानते हो कि जब भी हम कुछ लॉन्च करते हैं सबका देख करके करते हैं, यानी सबके देख लेते हैं किस लेवल पे वो लोग ऑफर करते हैं, क्या आप बेस्ट कर सकते हैं अपनी तरफ से, कैरियर वेव क्या आपको बेस्ट ऑफर कर सकता है। तो हमने देखा कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि बुक्स कहीं से भी खरीद लिए, किसी से भी बनवा लिए, पेड कोर्सेज खरीद लेते हैं, पूरा का पूरा ऐसे रिकॉर्ड लेक्चर खरीद लेते हैं। तो ये सब चीजें थोड़ी सी चीटिंग टाइप की हो जाती हैं कि आप किसी भी कोर्स का सिलेबस में इन्वेस्ट करके आप उस कोर्स में जो है अप्लाई करवा दे रहे हो, तो थोड़ा सा चीटिंग वाली बात हो जाती है। तो उस सब पे भी हम लोग वर्क करेंगे थोड़ा सा और कोशिश करेंगे कि द बेस्ट रहे। नेक्स्ट पार्ट बी में देखो 75 क्वेश्चन और पार्ट ए में 100 क्वेश्चन रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग देखो यहाँ 1/3 की यहाँ भी रहेगी, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन रहेगा, और टोटल क्योंकि 175 क्वेश्चन तो 175 नंबर का, और 2 घंटा 30 यानी 2.5 घंटे की का पेपर रहेगा, मतलब समय आपको पर्याप्त मिलने वाला है। 6×18 यानी 180 मिनट में से 180 मिनट में 175 ही क्वेश्चन करने, नहीं 6×18 क्यों बोलेंगे भाई, 2.5 घंटा है ना, तो 120 और 30 150 मिनट में 175 क्वेश्चन, मतलब बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन GS हो गया, जनरल साइंस हो गया, तो फटाफट हो जाते हैं। कुल मिला के जो टाइम कंज्यूम होता है रीजनिंग और मैथ्स में ही होता है, तो बहुत बढ़िया, बहुत आराम से समय आपको इसमें मिल जाएगा टैकल करने के लिए। नॉर्मलाइजेशन जो होगी मल्टीपल शिफ्ट के हिसाब से ही होती है। फिर यहाँ ओनली द मार्क्स ऑफ स्कोर्ड इन पार्ट ए शैल बी काउंटेड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट। देखो जो पार्ट ए में, पार्ट बी देखो जो होगा वो टेक्निकल है, ठीक है, ये वाला पार्ट बी जो होता है टेक्निकल पार्ट थोड़ा सा रहता है। पार्ट ए जो होता है प्योरली नॉन टेक होता है, ये वाला पार्ट जो होगा प्योरली नॉन टेक होगा, और ये वाला पार्ट टेक होगा। ये वही CBT1 टाइप का ही रहता है, CBT1 के लेवल लगभग रहता है, वही लगभग है, कुछ खास अंतर नहीं, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस बदल जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। यहाँ पे टेक पार्ट थोड़ा चैलेंजिंग रहता है, लेकिन इसमें खाली आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है, इसमें केवल क्वालिफाई करना है। काउंट तो आपका खाली यही पार्ट ए ही होगा, ठीक है, यही वाला पार्ट नॉर्मलाइजेशन में काउंट होगा। देखो पार्ट ए मिनिमम पासिंग परसेंटेज फॉर UR इज 40%, 40% तो आपका मिनिमम है ही, उतना पास करें। नॉर्मलाइजेशन के लिए पार्ट ए ही काउंट किया जाएगा। फर्दर स्टेज फॉर दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस प्रोवाइडेड द कैंडिडेट रेस्पेक्टिव कम्युनिटी इज एबल टू सिक्योर क्वालिफाइंग मार्क्स 35 मार्क्स। इसमें आप खाली 35% या उससे ज्यादा ले आइए, और एकदम मतलब बाएं हाथ खेल है, एकदम बता देंगे सिस्टमैटिक की क्या क्या कितना आपको पढ़ना है, बस उतना ही पढ़िएगा, बाकी कुछ पढ़ना ही नहीं है, उतने में ही आपका काम हो जाएगा पार्ट बी में। और पार्ट ए तो आप इतने दिन से कर ही रहे हैं। हाँ नो डाउट CBT2 में आपको लगातार मेहनत करनी है। CBT1 में हम बता रहे हैं आंख बंद करके आप चले जाइए, अगर आपने इस प्लेटफॉर्म पे कोई भी कोर्स करा है आप आंख बंद करके चले जाएंगे, CBT1 में मैं दावे से कह रहा हूं आप क्वालिफाई होंगे। एग्जाम को हल्के मत लीजिएगा, ये रेलवे है, 19,900 के चक्कर में मत आइए कि 19,000 क्या जॉब है, नहीं, सैलरी बहुत तगड़ी होती है। 35,000 तो शुरुआत में मिलते ही मिलते हैं। ATC में जाते हो तो उसमें भी तो ट्रेनिंग पीरियड में कम पैसे मिलते हैं, जब परमानेंट ज्वाइनिंग होती है तभी तो मिलता है। इसमें भी जैसे ही साल भर आप क्रॉस कर लोगे वहीं से ही सैलरी आपकी 50-60 तक लगभग पहुंच जाती है। फिलहाल ओवर टाइम और मिलाकर के 50 तो वैसे भी पहुंच जाती है, हम देखते हैं महीने का। और लग्जरियस सिस्टम, इंश्योरेंस है ना, मेडिकल वगैरह सब पूरी फैमिली की आप क्लेम कर सकते हो। फिर उसके बाद में ITR में भी बहुत आसानी होती है, डिपार्टमेंटल बेनिफिट्स बहुत सारे मिलते हैं।
डिपार्टमेंटल छूट बहुत सारा मिलता है, तो बहुत कुछ है इसमें रेलवेज में, है ना। अब देखो इसका जो सिलेबस है CBT 2 का, मैथमेटिक्स में वही सारी चीजें देखो, एकदम सब कुछ वैसे ही का वैसे ही, एक आध दो टॉपिक है अंतर, बाकी है वही। जब हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स तो उसी लेवल का पढ़ेंगे, CBT 1 को CBT 2 इंक्लूड करके, मतलब लेवल थोड़ा सा अप करके ही पढ़ेंगे, यानी बेसिक से एडवांस तक, जैसे हम लोग इसमें करते थे CCDC वैसे ही। फिर जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में भी एग्जैक्टली सेम है, कुछ चीजें थोड़ी सी बदली जरूर है। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, अब देखो जो टेक्निकल वाला पार्ट है उसमें देखो क्या क्या है, ब्रॉड टॉपिक्स दैट आर कवर्ड अंडर दिस इंजीनियरिंग ड्राइंग, प्रोजेक्ट व्यूइंग, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, लाइन, ज्योमेट्रिक फिगर, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। फिर उसके बाद में देखो ये पूरा पूरा फिजिक्स वाला पार्ट, और इधर देखो एनवायरमेंटल और IT लिटरेसी, सेफ्टी एंड हेल्थ आ जा रहा है, ठीक है। तो बहुत बेसिक था, यानी कि अगर आप हम लोग के साथ में, यानी आप ATC में या कहीं भी अप्लाई किए होंगे, ATC में तो आपने रटा होगा ना, ये सब तो पूरा एकदम रट गया होगा आपको, कुछ मतलब अलग से मेहनत करने में मतलब ऐसा लग रहा होगा कि अपॉर्चुनिटी है। तो ध्यान रखना ये है कि देयर आर सेवरल्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स, दे आर प्रोवाइडिंग द जॉब, प्रोवाइडिंग द एजुकेशन फॉर द फील्ड, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि CWNs हैव द बेनिफिट ऑफ एवरीथिंग, यानी अगर वो ATC में अप्लीकेबल थे तो उनके पास नो डाउट ये वाला पार्ट पहले से ही तैयार है। तो जो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का जो इसमें पार्ट होगा, उस पार्ट में वो नो डाउट ऐसे आंख बंद करके स्कोर कर देंगे। पार्ट A का उन्होंने नॉन टेक इतना पढ़ा काम बन जाएगा, बस उनको जनरल साइंस थोड़ी देखनी, साइंस भी नहीं देखनी, जनरल साइंस का भी पार्ट आपने फिजिक्स में पढ़ रखा है, बस बायो और केमिस्ट्री वाला थोड़ा सा पार्ट आपको देखना रहेगा, जो हम दिखाएंगे, मतलब वैसे सिस्टमैटिक पूरा रहेगा। नेक्स्ट थिंग, इस बार हम लोगों ने एक चीज और छोटी सी ऐड करी है आप लोग के सजेशन पे ही, कि जैसे हम मान लीजिए जितने भी DC क्लासेस होती थी या CC क्लासेस होती थी, इसमें हम कुछ क्वेश्चन कराते थे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए CC में हमने 10-12 क्वेश्चन ऐड किए किसी में, और DC में मान लीजिए 30 से लेकर 60 के बीच में हम लोग क्वेश्चन रखते थे एज पर द चैप्टर। तो वो 60 क्वेश्चन आपने किए, उसके बाद दिक्कत ये होती थी कि जब PDF है उसमें एनोटेशन रहता था, अब आपको चाहिए होता था प्रैक्टिस कैसे करें सर कि आया कि नहीं आया। तो हम क्या कर रहे हैं इस बार, उसी चैप्टर के उसी फोल्डर में उसी के बगल में, जैसे होता ना क्लास वॉच करने का वॉच का ऑप्शन आता है, फिर PDF लेक्चर PDF का, फिर उसी के बगल में एक क्विज रहेगा, यानी वो सारे क्वेश्चन जो आपको कराए गए हैं उसका क्विज मोड रहेगा। इस पर आप क्लिक करके चेक कर सकते हो कि आपको कितना आया उसमें रिकॉल हो रहा है। तो यदा कदा आपको रिवीजन करना तो समय भी बचेगा, और फटाफट से आप क्लिक करते हुए चले गए। जब रॉन्ग क्लिक करेंगे तो सही वाले पे वो ग्रीन होगा, रॉन्ग वाला रेड होगा, तो आपको रिवाइज भी फटाफट से होता चला जाएगा, अच्छा ये वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट था। सॉल्यूशन देखना है तो लेक्चर PDF पे क्लिक करेंगे, सीधे सॉल्यूशन सारा दिख जाएगा। तो आई थिंक ये बहुत ही रेवोल्यूशनाइजिंग पार्ट ये भी रहने वाला है, ठीक है। ये इसमें भी मिलेगा, और अगला जो बैच हम लोग ATC का शुरू करेंगे कॉमन कैडर का, तो उसमें भी वो चीज रहेगी, ठीक है। सिलेबस फॉर पार्ट B, अब देखो ये तो हो गया बात पार्ट A का, इतना पार्ट। अब पार्ट B में देखो, ये इसमें तो आप मतलब छक्के छुड़ा देंगे लोगों का। जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और एप्टीट्यूड, मतलब इन दोनों पार्ट में थोड़ी सी मेहनत आपको करनी है, और नो डाउट ATC में इन दोनों का 15-15 नंबर का आता ही था। आप लोगों ने बहुत मेहनत करी, बड़ा बढ़िया नंबर आप लोगों ने स्कोर किया इस बार रीजनिंग में, एप्टीट्यूड में। बस खाली आप इंग्लिश में मात खाए थे, तो इंग्लिश इसमें आता ही नहीं। तो एप्टी रीजनिंग आपकी नो डाउट बहुत जबरदस्त है, मेरे यकीन मानिए, मैंने एक लोगों के जितने भी लोगों से मैंने बात करी, सबका मतलब रिजल्ट A1 रहा है। तो ये आप लोग को बेनिफिट करेगा। मैं बाकी बाहर वाले दुनिया को टारगेट नहीं करता, मैं उनको टारगेट करता हूं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पहली बात तो ये, बाहर के लोग आएंगे नो डाउट उन्हें थोड़ा समझने में ढलने में लगेगा, और मुझे पता है कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं उसमें क्राउड ऐसा आता है कि जो थोड़ा रेस्पेक्ट नहीं कर पाता। हमें आप लोगों पे भरोसा है जो पहले जुड़े हैं, क्योंकि आप में हमारे में एक बढ़िया बॉन्ड है, अंडरस्टैंडिंग में इतने दिन में मार रहा, हमको कोई गाली तो नहीं देने आया। सारे बच्चे बहुत ही मतलब कोऑपरेटिव हैं, मतलब हम बात भी नहीं कर पा रहे थे बीच बीच में, कई बार कई लोगों से किसी ने बदतमीजी नहीं करी। बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, कहीं 1000 में एक बच्चा ऐसा होगा जो शायद कहीं कुछ गड़बड़ बोल दिया होगा, और उसके लिए भी आप लोग खड़े रहे। तो मुझे यही क्राउड चाहिए स्पेसिफिकली। अगर बाहर वाला आता है, अगर वो ज्वाइन करता है, उसको बेस्ट लगता है, तो दैट इज गुड। पर लेकिन CWN जो है, इनको हमारे ऊपर भरोसा है, हमारे कंटेंट्स पे भरोसा है, चीजों को देखा है। आप लोग एक बैच 2 बैच आपने करा भी होगा हमारे साथ में, तो दैट मीन्स कि हमको आपको सक्सेसफुल बनाना है। जैसे मान लीजिए आपने कॉमन कैडर में आप में से ज्यादा, तो भाई जितने सीटें होंगी उतने तो बच्चा क्वालिफाई करेगा, तो कॉमन कैडर में आप रह गए। ATC में मान लीजिए आप में से काफी लोग रह जाएंगे, क्योंकि इस बार थोड़े से बच्चों की संख्या लगभग हमको लगता है 500 के आसपास थी, सीटें उतनी थी नहीं, तो जाहिर सी बात है इसमें भी काफी लोग बचेंगे। अब इस बार जो वैकेंसी है वो लगभग आप देखोगे कि काफी है, तो मतलब जितने भी बच्चे अपने पास में पूरे एप्लीकेशन पे हैं, वो सारे बच्चे भी अगर थोड़ा सा मेहनत करें, सारों के लिए स्कोप है। हमें बाकी से कंपटीशन नहीं करना है, हमें बस अपने चाहिए, अपने बच्चे चाहिए। लोगों को लग रहा होगा वैकेंसी कम है या ज्यादा है, कम सारी लोग को लग रहा होगा, लेकिन हमें और आपको पता है CWNs को कि वो कितने कम वैकेंसी में होप रख के काम कर ले जाते हैं। ये तो आपकी ही वैकेंसी है, मैं सीधे बता रहा हूं, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन अभी बताता हूं, तो उसके बाद में आप इस पे आइएगा। पार्ट B में देखिए क्वालिफाइंग टेस्ट इन नेचर है, 35% आपको निकालना है, और सिलेबस जो होगा, थोड़ी सारी चीजें जो इसमें रहेंगी वो सारी चीजें हम आपको बता देंगे। वैसे
पार्ट बी कहाँ समझाया है इसमें? पार्ट बी वही टेक्निकल वाले पार्ट रहेगा, ठीक है। सिलेबस ऑफ पार्ट ए, सिलेबस फॉर पार्ट बी यहाँ लिखा है। पार्ट बी ओनली क्वालिफाइंग, ये तो लिख दिया। ट्रेड सिलेबस रहता है वैसे बेसिकली, लेकिन ट्रेड सिलेबस में भी क्वेश्चन जो होते हैं वो ज्यादातर टेक्निकल पार्ट के रहते हैं, मोस्टली आपको लर्न रहेंगे, ज्यादातर आपको क्वेश्चन यहाँ से मैच कर रहे होंगे जब आप देखेंगे। खास करके एक होता है मटेरियल साइंस, अगर मटेरियल साइंस आपने पढ़ा है तो सोम पढ़ा होगा बीटेक में, तो ये सब सारी चीजें आपको यहाँ पे एकदम जबरदस्त तरीके से बेनिफिट करती हैं। अगर आपने रेलवे इंजीनियरिंग पढ़ी हुई होगी या थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा नहीं पढ़ा होगा, मान लो अगर सिविल इंजीनियरिंग है तो आप एलिजिबल ही नहीं होंगे, तो कहाँ से पढ़े होंगे उसको। लेकिन हमने क्योंकि पढ़ी है तो हम आपको इसमें बता सकते हैं कि कैसे कैसे आपको हेल्प मिलेगा इससे, ठीक है। अब देखो वेरियस स्टेट के लिए सिलेबस, अब देखो इसमें क्या करते हैं हम लोग, देख लेते हैं कि कौन कौन एलिजिबल होगा। क्वालिफिकेशन वाइज सपोर्टिंग ट्रेड एंड सब्जेक्ट, अब देखो यहाँ पे क्या क्या है, कौन एलिजिबल है। देखो हम पहले आपको बता दें, अगर आप 10th किए हो खाली नहीं एलिजिबल हो, आप केवल 12th किए हो नहीं एलिजिबल हो, 10th प्लस ITI, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कौन एलिजिबल है। तो कहीं जगह कौन से पेज नंबर पे हैं हम, कैसे आइडिया लगेगा भाई। हम लोग हैं पेज नंबर 12, कहाँ थे, काफी पीछे। खैर तो शुरुआत में आके हम बता दे रहे हैं एलिजिबिलिटी, एक स्लाइड है, इसी स्लाइड में हम बता देते हैं आपको क्या क्या है। देखो पहली चीज जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर एलिजिबिलिटी क्या क्या चाहिए, देखो सबसे पहला चीज 10th प्लस ITI, अभी आगे उसे मिलेगा, मैं आपको डार्क भी कर दूंगा। 12th प्लस ITI या डिप्लोमा हो, या फिर आप BE बीटेक हो, ये लोग एलिजिबल होंगे। लेकिन कौन से लोग, ट्रेड वाइज लोग, यानी कि जो ट्रेड डिमांडेड है उन्हीं का। अब कौन कौन से ट्रेड डिमांडेड हैं, जैसे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, तो कौन कौन से हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल, इन सभी ट्रेड वाले। अब बात आती है कि मान लो ITI क्या हो तो फिटर वाला भी एलिजिबल हो जाएगा, वेल्डर वाला भी एलिजिबल हो जाएगा, बात समझ पा रहे हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन वाला भी एलिजिबल हो जाएगा। अब प्लस क्या होता है इसका, प्लस कॉम्बिनेशन वाले भी। अब कॉम्बिनेशन कौन आ जाएंगे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, जैसे क्या क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, है ना। तो जितने भी ऐसे होंगे जिनके साथ में कॉम्बिनेशन या मिलते जुलते होंगे वो भी एलिजिबल हो जाएंगे। क्या बात समझ पा रहे हैं, पर कोर में ये 3 होने चाहिए, CS वाला, इलेक्ट्रिकल वाला, और इलेक्ट्रिकल वाला मैं भी देख लूंगा, CS वाला, सिविल वाला, ये 2 बच्चे एलिजिबल नहीं है, ठीक है। CS सिविल तो एकदम नहीं एलिजिबल है, मतलब सीरीज पे मेंशन किया हुआ है कि आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो हम चलते हैं, अब देखो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कॉम्बिनेशन। अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाला जितना बच्चा है उसका कॉम्बिनेशन वाला है सारा एलिजिबल है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल दोनों, और मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल, तो ये 4 पार्ट। तो इलेक्ट्रिकल वहां मिसिंग था, इलेक्ट्रिकल भी, तो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल, ये सारे लोग और इनके कॉम्बिनेशन वाले एलिजिबल है। कौन नहीं एलिजिबल है, CS और सिविल, ये दोनों एलिजिबल नहीं होंगे, बाकी सारे बीटेक वाले एलिजिबल हो आप में से, ठीक है। अब बात आती है क्या सर BSc वाला एलिजिबल होगा, नहीं। क्या 10th खाली अगर किया है, 12th खाली किया है, उस पर भर सकता है, नहीं, ठीक है। 10th प्लस डिप्लोमा अगर किया हुआ है या पॉलिटेक्निक करा हुआ, क्या भर सकता है, यस भर सकता है, अगर वो उसका ट्रेड इससे मैच कर रहा है। ट्रेड यहीं कहीं लिखा होगा डिप्लोमा का, अभी आगे आएगा, ITI अप्रेंटिस किया हुआ तब भी, और कहाँ है ये CBAT, अच्छा ये 2 CBAT शुरू हो गया, अब इसके बाद में CBAT आता है। CBAT का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, और इसका वेटेज रहता है, इसका भी वेटेज रहता है, और यहीं कहीं समझाया भी होगा, on the basis of their marks in part A and part B annexures, all the candidate irrespective of community must secure a minimum T's total score of 42 marks in each of the test battery separated to qualify in the CBAT. Next, the merit shall be prepared from amongst the qualifying candidate of CBAT. CBAT का 70% weightage will be given for the marks obtained in part A of CBT2 and 30% of weightage for score in CBAT. तो ध्यान रखना CBT2 आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों,
क्योंकि सीबीटी 2 जो आप पेपर दे रहे हो 70% वेटेज है और सीबैट का 30% वेटेज है, और सीबीटी 1 का कोई वेटेज नहीं, बस क्वालिफाई करना है। वो तो आप आराम से कर जाओगे, उसका टेंशन एकदम मत लेना। सीबीटी 1 में सारे बच्चे अपने क्वालिफाई करेंगे, सीबीटी 2 में जो बच्चे होंगे वो उनमें ध्यान रखना है कि कायदे से करना है, और अपना कोर रहा है तो हम लोग बहुत बढ़िया से कर पाएंगे। और जो सीबैट वाला पार्ट है बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, 30% उससे वेटेज आता है, लेकिन हाँ बेटर स्कोर करना ही है। ठीक है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात आएगी, जिस जोन में आपका लगता है, कैसे अप्लाई करना है। एलिजिबिलिटी सही से इन्होंने क्लियर नहीं करी है ट्रेड वाली, या कहीं होगी मैंने देखा नहीं होगा। और मिसलेनियस रिलैक्सेशन वगैरह समझा दिया है। और फिर हाँ यहां देखो लोको पायलट की एलिजिबिलिटी क्या क्या, देखो मैट्रिकुलेशन या SSLC प्लस ITI सीनियर सेकेंडरी लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस उनकी हो, और ITI हो फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन द ट्रेड ऑफ ए फिटर। कौन कौन से ITI वाले हैं? फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक, मिल राइट, मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक जो रेडियो टीवी वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, वायरमैन, आर्मेचर, ट्रैक्टर ट्रेडर, फिर उसके बाद मैकेनिक, इंजन और टर्नर, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक्स। मतलब कुल मिला के मैकेनिक वाले सारे ट्रेड वाले जितने भी होते हैं ITI में सारे एलिजिबल रहेंगे। और मैट्रिकुलेशन प्लस कोर्स कंप्लीटेड एक्ट ACT अप्रेंटिस जो बोलते हैं, एक्ट अप्रेंटिस अगर आपने करा है ट्रेड्स में तब भी काम बन जाएगा। अप्रेंटिस अगर आपने उन ट्रेड में करा, जैसे बहुत सारे लोग क्या होते हैं अप्रेंटिस सर्टिफिकेट ले लेते हैं, तो अप्रेंटिस सर्टिफिकेशन कोर्स अगर आपने कभी भी करा होगा तो आप इसमें तब भी एलिजिबल रहेंगे। और मैट्रिकुलेशन प्लस 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, यानी मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हो, प्लस इनमें से कोई कॉम्बिनेशन वाला हो तब भी चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन भी और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन भी, ये सारे भी एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ दिस इंजीनियरिंग डिस्प्लेसमेंट, हाँ तो कॉम्बिनेशन भी अगर इनके साथ में किसी का है तब भी चलेगा। अगर आप बीटेक प्लस बीएड करे हुए हैं तब भी एलिजिबल हैं, बीटेक प्लस MBA कोर्स या इंटीग्रेटेड कोर्स किए हैं तब भी एलिजिबल हैं। ये भी बात ध्यान रखने की बात है। ठीक है, डिग्री इन द इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एज अबव विल बी एक्सेप्टेबल इन LIEU ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये सीट दिखाया हुआ है अलग अलग जोन्स वाले वाइज में, कौन कौन से जोन में कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पे टोटल डिस्क्लोजर दिया हुआ है, फिर फॉर्मेट दिए हुए हैं कास्ट वास्ट के। ठीक है, तो कुल मिला के आज के लिए इतना ही हम लोग बात करने वाले थे। और इसमें एक चीज और हम जोड़ दे रहे हैं, BE BTech में यहाँ पे इलेक्ट्रिकल भी और कम्बो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या बच गया देखो। एलिजिबिलिटी हम लोगों ने बात कर ली, एज हमने बात कर ली कि 18 से 30 साल ओपन के लिए, बाकी के लिए रिलैक्सेशन है ही है। यानी अगर दूसरे कैटेगरी में हो 90 89 हो अगर SC ST, और 91 2 जुलाई अगर आप मान लीजिए OBC हैं, और 94 2 जुलाई के बाद के अगर पैदा हुए हैं तो आप अगर ओपन कैटेगरी EWS हैं तो आप एलिजिबल हैं। फीमेल्स के लिए राहत है, पैसे की फीस की सारा रिफंड हो जाना है, टेंशन नहीं लेना, 250 रुपये खाली लगेगा, आपको भरना ही भरना है। ठीक है, अब देखिए 12th डिप्लोमा ITI ये लोग भी एलिजिबल होंगे। अगर डिप्लोमा या ITI क्यों, केवल 12th वाले एलिजिबल नहीं रहेंगे। BE BTech में हमने आपको बता ही दिया, क्या क्या चीज बताया हमने आपको कि BE BTech वाले ये 4 ट्रेड वाले, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स का, इलेक्ट्रिकल का, ऑटोमोबाइल का और मैकेनिकल का, या इनके कॉम्बिनेशन वाले भी जो होंगे वो एलिजिबल रहेंगे। सैलरी जो हमने आपको बताई वो 19,600 19,900 पे स्केल है, लेकिन जो सैलरी इन हैंड मिलती है वो मिनिमम ऑफ 35,000 के आसपास लाई करती है, या उससे ज्यादा ही रहती है, और वो टाइम बनता ही बनता है, लगता ही लगता है। तो मान के चलिएगा कि बहुत अच्छी सैलरी है, 50 के आसपास होगा। साल 2 साल 4 साल क्रॉस काटने के बाद में आप बहुत बेहतरीन सैलरी, यानी ATC को बीट तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन लगभग वैसा ही लाइफ आपको इसमें मिलेगा। इसमें डिपार्टमेंटल सुविधाएं, सोशल रिकॉग्निशन से ATC में एक चीज का कमी छोटा सा हमको लगता है कि सोशल रिकॉग्निशन नहीं है उसमें, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि सीक्रेट ब्यूरो में काम कर रहे हैं, कोई सीक्रेट एजेंट है ना। क्यों ऐसा लगता है कि कोई डिटेक्टिव है? रीजन ये रहता है कि कोई जानता ही नहीं। अपने मोहल्ले में रह रहे हैं आप, कार्स चल रहे हैं, रात में आपकी ड्यूटी होती है, दिन भर घूम रहे हैं ऑडी से, तो कोई पूछता है कौन जॉब करते हो? ATC है, कहेगा हमको बता रहे हैं ये ट्रैफिक कंट्रोल है, ट्रैफिक पुलिस है, और इतना बढ़िया इनका पास पैसा है। तो नोबडी कंसीडर्स यू एज ए जेन्युइन पर्सन। रिकॉग्निशन नहीं मिल पाती कि ये गवर्नमेंट जॉब करता है या प्राइवेट करता है, ये नहीं क्लियर हो पाता लोगों के दिमाग में। सेकेंडली वो आपका रेस्पेक्ट नहीं कर पाते कायदे से, बस पैसा देख के ऐसा लगता है कि कोई प्राइवेट जॉब कर रहा होगा, बिजनेस कर रहा होगा, या कहीं से वो गलत पैसा कमा रहा होगा, ये वाला भावना रखते हैं। रेलवे में आप क्लर्क भी हैं तो एक सोशल रिकॉग्निशन की वैल्यू बहुत तगड़ी बढ़ जाती है, और एक अपॉर्चुनिटी है। दूसरों के लिए वैकेंसी कम होगी, लेकिन आप लोगों के लिए जो CWN है उनके लिए वैकेंसी कम नहीं है। आपने इससे बद से बदतर हालात देखे हैं, 100-200 पोस्ट पे लड़ा है, मरा है, कटा है, यहां तो हजारों में पोस्ट हैं, और बहरहाल 9,000 के आसपास एक्सपेक्टेड हैं एज पर द न्यूज। एंड नेक्स्ट ये सारी चीजें नट सेल में मैं चैप्टर डाल दूंगा नीचे,
एंड नेक्स्ट थिंग इज यू हैव टू कंसीडर दैट कि इसके बाद भी और भी बढ़ने की उम्मीदें हैं अगर हम लोग थोड़ा कैंपेन वगैरह कर लेंगे, और नो डाउट हम लोग करेंगे आगे चल के, ठीक है। एग्जाम पैटर्न हमने आपको बताया था कि कुल टोटल 5 पैटर्न है, यानी CBT 1, 2, फिर इसके बाद में CBAT और उसके बाद में DV एंड मेडिकल। तो ये वैसे 3 चरण आप मान लीजिए। CBT 1 जो होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, 75 मार्क का है, बहुत आराम से इसको क्वालिफाई किया जा सकता है। CBT 2 जो है वो उसमें 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए वैसे ही है जैसे पूरा CBT 1 था। पार्ट बी जो है थोड़ा टेक्निकल वाला है, लेकिन वो भी वैसे ही है, मतलब अगर आप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, इतना सब पढ़े हुए हैं, तो आपके लिए तो मतलब मक्खन वाली बात है। और जो CBAT वाला पार्ट है उसमें थोड़ा सा हम लोग मेहनत कर लेंगे, और वो भी बहुत ज्यादा मेहनत वाली बात नहीं, बेसिक एप्टीट्यूड टेस्ट है, कोई बहुत बड़ा तीर मारने वाली बात नहीं है कि आपको रॉकेट साइंस यहां बनाना है। लास्ट में DV और मेडिकल एग्जामिनेशन में मेडिकल स्टैंडर्ड आपका A1 फिटनेस चाहिए, यानी किसी भी तरह की कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। या तो आप हैंडीकैप्ट सेक्शन में आते हो या तो फिजिकली फिट हो, 2 ही क्राइटेरिया है। हैंडीकैप्ट से भर रहे हैं तो हैंडीकैप्ट में आते हो अगर होगा कोटा तो, अदरवाइज में आप मेडिकली फिट रहें। चश्मा और लेजिक लेजर पहले ही अवॉइड किया गया है, कलर ब्लाइंडनेस भी इसमें अवॉइड किया जाता है, A1 माना जाता है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन हमने बताया ही था, फिर वैकेंसी इंक्रीज होने की संभावना पूरी तरीके से है, ये सिलेबस हमने बता ही दिया। फिर वेटेज भी आपको बताया गया है कि वेटेज CBT 1 जो होता है जस्ट क्वालिफाइंग है, CBT 2 जो होता है 70% वेटेज, 30% वेटेज होता है आपका CBAT का, ठीक है। और CBT 2 में केवल जो पार्ट ए होता है उसमें स्कोर ज्यादा आपको करना है, पार्ट 2 जो होगा उसमें आपको क्वालिफाई यानी 35% केवल लेके आने होते हैं कि आप क्वालिफाई कर जाइए। यानी CBT 2 का पार्ट ए और CBAT यही दोनों मायने रखेंगे, और जो पार्ट ए है उसका 70% आप क्लेम कर रहे हो, मतलब कम से कम उसका 70% वेटेज लिया जाएगा। तो CBT 2 का पार्ट ए का 70% और CBAT का 30% वेटेज आपको मिलेगा। क्या समझ पा रहे हैं? और दोनों ईजी है, और बाकी जो टफ वाली चीज है तो खाली क्वालिफाई करना है, और वो आपको बाएं हाथ का खेल है, ठीक है। तो और सिलेक्शन प्रोसेस हमने आपको बता ही दिया कि हर बार मेरिट बनती है। CBT 1 में मेरिट बनेगी तो 15 गुना, CBT 2 में मेरिट बनती है तो 8 गुना, और लोग जो है DV बुलाए जाते हैं, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, फाइनल मेरिट में उतने ही लोगों को बुलाया जाता है, इतनी जरूरत होती है, 1.1 टाइम बुलाया जाता है, कभी कभी एक्स्ट्रा बुला लेते हैं, लेकिन ये मान के चलिएगा फाइनल मेरिट में लगभग जितनी सीटें होंगी उतनी होंगे, और उम्मीद है कि 9000 के आसपास में सीटें प्रस्तावित हो जाएंगी लगभग जो पक्का वाला। और बाकी कैंपेनिंग से अगर दबाव वाला लोग बना ले गए तो हो सकता है, बशर्ते हमें इस गवर्नमेंट में थोड़ी उम्मीद कम लगती है कि ये जल्दी झुकने वाली नहीं रहती, और आंदोलन बहुत बड़ा या तो स्तर पे होता है तभी ये गवर्नमेंट करती है, जैसे पिछली बार हुआ था आउट ऑफ कंट्रोल टाइप का, है ना, कुछ स्टेट्स में, या फिर जैसे धरना वरना किसान लोग दिए थे, साल भर कर दिए, तब जाकर के थोड़ा बहुत असर देखने को मिला था। अदरवाइज ये गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेती है परफेक्ट लेती है, अपने दिमाग से वो परफेक्ट लेती है और झुकती नहीं है। मतलब बहुत कम चांस होता है कि हम उसको मेंटेन करा पाते हैं, बल्कि वो कई बार हम देखते हैं जिद पे आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप शिक्षा मित्रों को देख सकते हैं, यूपी वाले, तो अगर आप उनसे पंगा लेने की कोशिश करेंगे या करने की कोशिश करते हैं बहुत ज्यादा, तो कई बार ऐसा होता है गवर्नमेंट अकड़ में आ जाएगी और परेशान कर देगी आपको। लेकिन हमारा हक है कि हम अपने हक के लिए तो बात करें ही, हमारा अधिकार है, तो हमें उससे पीछे नहीं, किसी डर के बहाव में आकर के हमें उससे भी पीछे नहीं हटना चाहिए। वी शुड फाइट अलोंग, और एक कम से कम एक प्रयास तो करना ही चाहिए। कहते हैं हारने से अच्छा, कुछ ना करके हारने से अच्छा कुछ करके हारा जाए, एटलीस्ट अनुभव तो होगा। और एक बेटर होप के साथ में हम लोग जरूर कैंपेनिंग करेंगे। लेकिन 9000 5000 जो भी सीटें अभी हैं मौके पे से 5,500 के आसपास, ये भी CWN के लिए पर्याप्त हैं। 9000 जो उम्मीद पूरी है वो तो द बेस्ट है, और बाकी अगर लोग कमिट कर रहे हैं 50,000 तक दिल्ली निकलवा देंगे वैकेंसी, तो आ जाए तो कौन सा बुरा है ना। फिर तो अपना पूरा YouTube सब्सक्राइबर लेके जाएगा, ठीक है, कि किसके पास क्या है उस हिसाब से, है ना। तो आप फॉरवर्ड करिएगा, जिसमें हम देखेंगे ऐसे कैंडिडेट अगर मिलते हैं, नो डाउट इसमें हम शॉर्ट लिस्ट करेंगे 40 लोगों को, उसमें से 20 लेंगे। अब इसमें शर्त क्या रहेगी कि आप एक स्ट्रीम सेट करेंगे अपने घर पे, एक शेड्यूल हम सेट करके देंगे, उसमें महीने में एक स्ट्रीम मेरा रहेगा कि मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से काम करना है, कैसे शेड्यूल रहनी चाहिए। वैसे ही अगर आप लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन कर रखे हैं तो द बेस्ट है, लाइब्रेरी कॉस्ट भी हम दे देंगे आपको, टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन शर्त यह है कि आप लाइव काम करेंगे और वो उसी शेड्यूल के हिसाब से काम करेंगे, और उस शेड्यूल को हम लाइव टेलीकास्ट एप्लीकेशन पे लगातार जाएगा। बस आपको ध्यान ये इतनी रखनी है कि कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। आप जहां भी हो एक रेपुटेटेड अच्छी जगह पे हो, कुछ भी उल्टा पलटा स्ट्रीम नहीं होना चाहिए, बस दैट्स इट। तो जब तक इस बात को लेकर के हम निश्चिंत नहीं हो जाते तब तक हम नहीं करेंगे। यानी हम एक कम्युनिटी गैदर कर रहे हैं जिसमें आप अपने स्ट्रीम को लाइव, जैसे होता है ना जूम क्लासेस, उस टाइप से जूमिंग टाइप से क्लास हो जाएगी, और उस तरीके से मतलब 4-5 लोग 10 लोग ऐसे करके एक टीम बना लेंगे। बाकी लोग एज अ व्यूअर अपना वीडियो हाइड भी कर सकते हैं, लाइव भी कर सकते हैं उस हिसाब से। सेकेंड थिंग इज यू डोंट हैव टू शो योर फेस और नेम। आपको नाम नहीं बताना है, आपको माइक नहीं ऑन करना है, आपको फेस अगर मन करे आप दिखाइए, अगर हीरो बनना हो,
नहीं तो मत दिखाइए। एक मास्क पहनिए, आपके चेहरे के नीचे का पार्ट आए, तो चेहरा भी ना आए, बस ऐसा लगे कोई आदमी पढ़ रहा है। या आप अपना स्क्रीन दिखाइए, आपके कैमरे जो आपके हेड पे आप लगा लिए या कहीं भी लगा लिए, उस टाइप से कि आपका हेड दिखे, डेस्क दिखे, आप क्या पढ़ रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, किस तरीके से काम कर रहे हो, वो चीज़ हम डिसाइड करेंगे और वो चीज़ आप अप्लाई करोगे और वो चीज़ आप ब्रॉडकास्ट करोगे कि ये पढ़ रहा है, इस तरीके से पढ़ रहा है, ये डेकोरम होना चाहिए, इस तरह का इन्वायरमेंट आसपास में होना चाहिए, इस तरीके की टेबल होनी चाहिए जो आप करेंगे। ठीक है, तो एक बार सजेस्ट करिएगा वेदर इट इज अ गुड स्टेप और नॉट। अगर आपको लगता है कि कर सकते हैं तो ठीक है। 4 सुधार हम लेके आए हैं और कम से कम 4 सुधार आपसे लेंगे। कुछ चीजें हम लोगों ने आपने आपसे के साथ में करी, जैसे टॉपिक वाइज टेस्ट देना, टॉपिक और फुल टेस्ट देना, टेक्निकल नॉन टेक्निकल ऐसे करके फोल्डर बनाना सब्जेक्ट में, है ना। ये सारी चीजें आपके सेशन पे हुई। फिर अभी आपकी सेशन थी कि हर चैप्टर पे एक क्विज होना चाहिए। चैप्टर किया तो उतना कम से कम क्वेश्चन हम कर चुके रहे, जो चैप्टर में कराए गए, तो उसका हम क्विज उसी के साथ में अटैच करके दे रहे हैं अब से, मतलब बन रहा है, डलता रहेगा। तो वो भी एक हो गया। अब इसके अलावा भी अगर आपको कुछ लगता है कि सर ये चीज होनी चाहिए, अगर हम अफोर्ड कर पाएंगे तो जरूर करेंगे। ठीक है, और अगर आप अफोर्ड कर पाइए तो आप खुद से भी वो चीज करने की कोशिश करिए। नो डाउट से आपका भी बेनिफिट हो जाएगा। अगर उसे आप हमें शेयर कर देंगे तो नो डाउट हमारा भी बेनिफिट हो जाएगा। बेनिफिट दैट मीन्स पूरे कम्युनिटी का बेनिफिट हो जाएगा। ओके, एंड इफ वी डू अर्न समथिंग फ्रॉम समथिंग दैट यू हैव क्रिएटेड, वी विल गिव यू बैक। यानी वॉट एवर वी अर्न, उससे अगर हमें हमारे कम्युनिटी को हेल्प मिलता है तो हम आपको उसको जो भी पेमेंट आता है या उससे हमको कोई प्रॉफिट आती है, वी विल गिव यू बैक, है ना। ओके, दैट वाज ऑल। एक बार सोचिएगा, समझिएगा, कमेंट सेक्शन में सलाह जरूर दीजिएगा। और जब इस पे आप सलाह देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने वीडियो आखिरी तक देखा था। ओके, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर।